हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग एलटी ग्रेड का पेपर सॉल्व किए थे जो 2018 में हुआ था। और ये पेपर है किस सन का है? 2021 टीजीटी का पेपर है। मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। मैं सोच रही हूँ जितना भी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी जो भी पीवाईक्यू है, पहले हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा देख लें। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो यही देख लें, क्या हर्ज है? ठीक है। आप लोग जैसा होगा बताइएगा कि मैम ठीक है, ऐसे चलने दीजिए। ठीक है। बाकी अलग से भी क्वेश्चन ले आएंगे। जीआईसी का नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं खरीद करके। ठीक है। उसका भी क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, क्योंकि जीआईसी की भी वैकेंसी आई है। ठीक है। तो आप लोग देख लो, पीवाईक्यू से अक्सर क्या होते हैं, क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। नहीं अगर सेम आएगा तो कुछ ना कुछ बदल करके आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आप लोग जान लिए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा मुंह फिर से पक चुका है। ठीक है। बहुत उसमें बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी आप लोग का क्लास ना absent हो, इसलिए वीडियो मुझे अपलोड करना है। आप लोगों का बहुत ही भरोसा मुझ पे हो रहा है कि मैम ये करा दीजिए, मैम वो करा दीजिए। आपका पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे थैंक यू। आप लोग ऐसे मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास बनाए रहें। ठीक है। और मैं आप लोग का एक बार हाल चाल पूछ लूं। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाइए, सच में गंभीरता से किसी भी चीज को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग के पास समय नहीं है। स्कूल मर्जर शुरू हो गया है। अगर कहीं हम लोगों पे भी गांच गिर गया, यानी कहीं माध्यमिक में भी चीजें आ गई, हम उसमें हैं तो हम जान रहे हैं कि माध्यमिक के ऊपर भी क्या है, धीरे धीरे सिकंजा कसा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी तैयारी करके स्कूल बंद हो इसके पहले हमें एक सीट ले लेना है। ठीक है। और जब एक बार हम लोग नौकरी में आ जाएंगे तो स्कूल चाहे तो बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, जो एक बार नौकरी में चला गया उसे नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। लेकिन जो लोग भर्ती नहीं हुए हैं, जो लोगों की नौकरी नहीं लगी है, अगर स्कूल ही नहीं होगा तो आप कहाँ पढ़ाने जाएंगे? और गवर्नमेंट की यही मंशा है। ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं बाकी चीजें समझने के लिए। ओटीआर जो लोग ना कराए हो, ओटीआर करा ले अपना। मैं हर बार बता रही हूँ कि मैम ओटीआर अभी करा ले। हाँ, अभी करा ले। ठीक है। ओटीआर अभी करा लेंगे तो सही रहेगा। फिलहाल हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर मैं छुपाया करूंगी, आप लोग आंसर करिएगा। और विस्तार से भी चीजें दिया, हम लोग जैसे एलटी का पेपर सॉल्व किया ऐसे हम उसके भी देखेंगे। हेपेटाइटिस यकृत शोथ जिसे कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? ये मैं फिर भी एक बार कहूंगी। 5 PM वाला जो लोग क्लास ना देखे हूं, जिसमें मैंने 28 डिजीज करा रखा है, वो लोग अभी भी समय है जाकर के देख सकते हैं कि आपका डिजीज से सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर उन सारे 28 वीडियो को भी पढ़ लेते हैं तब। ठीक है। तो आप बता दो क्या होगा। ऑप्शन ए वायरस यानी विषाणु जनित होगा। ऑप्शन बी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित होगा। ऑप्शन सी फंगस यानी फफूंद जनित होगा। ऑप्शन डी एलगी यानी शैवाल जनित होगा। आप कहोगे मैम, हेपेटाइटिस जो रोग है ये किसकी वजह से होता है? ये वायरस के कारण होता है। और कहाँ होता है मैम? लीवर में होता है। ठीक है। इसका विस्तार से दिया, हम लोग विस्तार वाली चीजें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को लाइन छू करके नहीं जाना है। एक पेपर सॉल्व करने में भले ही 3 से 4 दिन लग जाए, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण है, जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन की स्थिति को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हैं। इनमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस शामिल है, जो दवाओं, विषाक्त पदार्थों और शराब के द्वितीयक परिणाम के रूप में होते हैं। अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बाइलिंगुअल दिया हुआ है, जिसको प्रॉब्लम हो कि हिंदी ही केवल है, तो वो वहां पे इनकी समस्या दूर से हो जाएगी। ठीक। यहाँ पे आप बता दो, जुम कर दिए। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम। ऑप्शन बी सेफ्टी प्लान फॉर मदर्स यानी मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना। ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आप बता दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। क्या होगा? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। विस्तार से दिया हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, यह योजना महिलाओं को शैक्षिक रूप से विकसित करने हेतु एक योजना है।
इस योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु की गई। इसे 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी फिल्म स्ट्रिप के द्वारा, ऑप्शन सी टेलीविजन के द्वारा, ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड के द्वारा। आप अपना आंसर करें कि संचार के किस माध्यम में तस्वीरें क्या हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाएंगी, यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने किसमें चीजें दिखाई जाएंगी? तो आप कहोगे मैम फ्लैश कार्ड में प्रत्यक्ष रूप से चीजें सामने दिखाई जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग सब लोग रट डाले होंगे, क्योंकि कई बार आप लोग PYQ सॉल्व किए होंगे, और ये तो पेपर मैंने खुद दिया था, तो मुझे तो इसका आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने ये सारा कुछ एकदम रट्टा लगा रखा था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो जो पेपर आप देते हो उस पेपर के क्वेश्चन क्वेश्चन के ऑप्शन ऑप्शन आपको याद हो जाते हैं। आप लोग एग्री करते होंगे मेरे बात से। फ्लैश कार्ड, यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है जिसमें 8 से 20 तक चित्रों वाले कार्ड होते हैं, जिसमें पूरी कहानी का चित्र सहित वर्णन रहता है। चित्र कार्ड के आगे वाले भाग में बना रहता है तथा उससे संबंधित कहानी उसके पीछे वाले भाग में लिखी रहती है। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्ड को एक एक करके दर्शकों को बताया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। आप अपना आंसर कर दें। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। ऑप्शन ए यार्न नंबर यानी धागे की संख्या, ऑप्शन बी यार्न स्ट्रेंथ यानी धागे की मजबूती, ऑप्शन सी यार्न ट्विस्ट यानी धागे की ऐंठन, ऑप्शन डी इवेनेस ऑफ यार्न यानी धागे की समरूपता। आप आंसर करें क्या होगा कि धागे का प्रति वजन इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन क्या दर्शाएगा? ये आप लोगों को हम 5 बजे वाले क्लास में करा रखे हैं। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा ए यानी यार्न नंबर, धागे की संख्या। ठीक है, विस्तार से भी दिया हुआ है। धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री अथवा रेशा, जिसे रॉ मटेरियल ऑफ फाइबर्स कहेंगे, का प्रयोग किया जाता है, उस कच्ची सामग्री तथा तैयार धागे की लंबाई व वजन में एक निश्चित संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई, मोटाई, व्यास, बारीकी आदि मालूम की जाती है। इसके लिए धागों को अंकों द्वारा मापा जाता है, जिसे ही सूचक अंक यानी काउंट यार्न कहते हैं। इन्हीं सूचक अंकों के आधार पर धागों की मोटाई और आकार का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही धागे की कोमलता, बारीकी, चिकनापन अथवा खुरदरापन का ज्ञान होता है, अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आप लोगों से मैं बातों बातों में कहना भूल गई हूँ, ये आप लोग को क्लास को सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग क्लास को शेयर कर दें, जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक कर दें। आप लोग देखने में बिजी हो जाते हैं, लाइक, मैं ये जानती हूँ कि आप लोग का इंटेंशन नहीं होता कि मुझे लाइक नहीं करना है, बट आप लोग पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि लाइक करना ही भूल जाते हैं और आप लोग क्लास बंद करके चले जाते हैं। तो लाइक कर दिया करें और क्लास को शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हों उन्हें मिल जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, और क्या करते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता करके जाया करें। ठीक है, स्कोर हम भी जानते हैं तो ये लगता है देखिए किसकी कितनी तैयारी है। ठीक, तो आप लोग स्कोर जरूर काउंट कर लिया करें कि मैम मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ब्यूटी इज एन, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन ए साधन मूल्य है, ऑप्शन बी आंतरिक मूल्य है, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है और फिर क्या है? इंस्ट्रेंसिक वैल्यू है। आप बता दे क्या होगा? तो आप कहोगे मैम जो सुंदरता होगा ये क्या है? आंतरिक होगा। क्या होगा? सुंदरता जो है ये क्या हो जाएगा? सुंदरता आंतरिक मूल्य है। क्या होगा? आंतरिक मूल्य होगा। ठीक, सुंदरता आंतरिक मूल्य है, अर्थात
अच्छा यहाँ पढ़े, अर्थात विकल्प बी सही होगा। ठीक, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन? ऑप्शन ए चेचक यानी चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, ऑप्शन डी टाइफाइड। आप अपना आंसर करें। आप कहोगे मैम बीसीजी आप हमेशा बताती रहती हैं कि बैसिलस कैलमेटी यूरेन किसमें देते हैं? तो तपेदिक यानी क्षय रोग में देते हैं। ठीक है, किसमें देंगे? क्षय रोग में देंगे, टीबी में देंगे। ठीक है, बीसीजी बैसिलस कैलमेट यूरिन का टीका एक टीका है जो मुख्यतः एक्शमा यानी टीबी तपेदिक की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी खुराक जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। बीसीजी के टीके का चिकित्सीय रूप से उपयोग पहली बार 1921 में किया गया था। आप लोग ये सन याद कर लीजिएगा। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। क्या? बीसीजी शारदा एक्ट संबंधित है। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए शारदा एक्ट इज एसोसिएटेड विच विडो मैरिज यानी विधवा विवाह, ऑप्शन ए बी सती प्रथा, ऑप्शन सी चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी। आप कहोगे मैम शारदा एक्ट में क्या संबंधित था? आपको ये आंसर हमें बताना है। तो हाँ, आपको यही आंसर बताना है कि शारदा एक्ट किसके लिए कार्य किया था। आप बता दीजिए। आप कहेंगे मैम जो शारदा एक्ट है ये आया था आपका किसके लिए? बाल विवाह के रोक के लिए आया था। ठीक है, किसके लिए आया था? बाल विवाह कराने के लिए नहीं आया था, बाल विवाह पे प्रतिबंधित करने के लिए आया था, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। क्या? शारदा एक्ट। अब आप लोगों को मैं ट्रिक दूंगी याद करने के लिए। आप कहोगे शारदा क्या है? शारदा किसी देवी या देवी का नाम है ना, किसी भगवान का नाम है, देवी जी का नाम है। तो आप कहोगे शारदा जो होंगी बाल विवाह को रोकने आई थी, यानी शारदा माता जो होंगी, ठीक, बच्चों की रक्षा करने के लिए, छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा के लिए माँ शारदा आई थी। ठीक है, क्या करने? उन्हें शादी से बचाने आई थी कि छोटी बच्चियों का अभी खेलने पढ़ने का उम्र है, उनकी शादी ना किया जाए। ठीक है, तो कौन आया था? आप कहोगे मैम छोटी बच्चियों को शादी से रोक लगाने के लिए माँ शारदा आई थी। ठीक है, अब आप लोगों को नहीं भूलेगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। इसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 ईयर और लड़कों की विवाह की एज 18 ईयर तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया, जो आज भी ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि लड़कियों का एज जो है 18 था, तो अब लड़कियों का एज भी 21 कर दिया जाएगा। बहुत दिनों तक बात चली अभी, लेकिन ये पास नहीं हुआ है। अभी आपको याद क्या करना है? 18 और 21। लड़कियां जब 18 साल से ऊपर हो जाती हैं तो आधिकारिक रूप से उनके माता पिता उनकी शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और लड़के 21 के ऊपर हो जा रहे हैं तो उनकी शादी की जा सकती है। ठीक है, इस प्रायोजक हरविलास शारदा, इनका पूरा नाम क्या था शारदा जी का? आप कहोगे मैम हरविलास शारदा था। क्या था? हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाइए आप लोग। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? आप बता दे क्या होगा? एट व्हाट एज चाइल्ड लर्न बाय ट्रायल एंड एरर? आप बता दो क्या होगा? ऑप्शन ए 0 to 2 ईयर, ऑप्शन बी 2 to 6 ईयर, ऑप्शन सी 6 to 9 ईयर, ऑप्शन डी 9 to 12 ईयर। आप अपना आंसर करें, क्या होगा एट का? एट का आंसर हो जाएगा ना, आप कहोगे मैम एट का आंसर हो जाएगा ए, यानी 0 to 2 ईयर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो 0 to 2 वर्ष की आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। इस सिद्धांत को किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। किसने? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? तो आप कहोगे मैम थार्नडाइक का है। 1898 में प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व है। अतः विकल्प
ये सही हो जाएगा। आप लोगों को इनका ये चीजें याद आ रहा होगा। जो लोग टेट और सीटेट की तैयारी किए होंगे वो बहुत डीप में जाकर के इसका अध्ययन किए होंगे कि मैं में क्या होती, बिल्ली होती है, उसको अंदर एक बाड़े में बंद किया जाता है, फिर उसमें एक लीवर लगा दिया जाता है कि वो बटन जैसे ही बिल्ली कूद करके, बिल्ली ही होती है ना, शायद बिल्ली की बंदर, आप लोग बताएगा तो। मुझे बिल्ली याद आ रहा है, शायद बिल्ली या बंदर, ऐसे कुछ कंफ्यूजन में है। चलो मान लो बिल्ली होती है, तो लीवर से बिल्ली का पैर दब जाता है और वो खुल जाता है और बिल्ली को खाना मिल जाता है। तो यही चीजें क्या है, वो करते करते वो सीख जाती है। ऐसा ही कुछ इनका थ्योरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। 9 क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि द्वितीयक रंग क्या है। सेकेंडरी कलर आर क्या है। ऑप्शन ए, कलर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स, यानी प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग को हम द्वितीयक रंग कहेंगे। ऑप्शन बी, मिक्स्ड रेड येलो कलर्स ओनली, लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग को हम द्वितीयक कहेंगे। या मिक्सिंग ब्लू ब्लैक व्हाइट कलर्स, यानी नीला काला सफेद रंग के मिश्रण से बने कलर को हम सेकेंडरी कलर कहेंगे। या ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपर्युक्त सभी को हम सेकेंडरी कलर कहेंगे। तो आप कहोगे मैम बहुत ही क्लियर आंसर है कि मैम प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो कलर बनाए जाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कलर कहते हैं या द्वितीयक कलर कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया है आप लोगों को, इससे आप लोग का रिवाइज भी होता चलेगा। आप कहोगे मैम प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर, द्वितीयक रंग यानी बाइनरी आर सेकेंडरी कलर, माध्यमिक या मध्यवर्ती कलर इंटरमीडिएट कलर, तृतीय श्रेणी का रंग टर्शियरी कलर, चतुर्थ श्रेणी के रंग क्या है, क्वार्टरनी कलर। ठीक है, क्वार्टरनरी कलर। फिर क्या है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग जिसे स्वतंत्र रंग कहते हैं, ऊपर येलो होगा, नीचे रेड होगा और इस साइड ब्लू होगा। आप कहोगे मैम आप लोगों को मैं ट्रिक बता रही हूँ, जब भी ट्रायंगल सीधा होगा तो जो ट्रायंगल सीधे पे लिखा होगा ये क्या होगा, प्राइमरी कलर होगा। और जब ट्रायंगल उल्टा होगा और यहाँ पे कलर का नाम डिनोट होगा तो आप क्या कहोगे, यह सेकेंडरी कलर होगा। आप यहाँ पे एक ट्रिक ले लो कि ये चीजें आप हमेशा फॉलो करोगे। जब भी प्राथमिक कलर इस तरीके से अगर आपके पास बना हुआ आ जाए और यहाँ पे सब कलर का नाम हो जाए, ठीक है, यहाँ ग्रीन हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए, और यहाँ क्या हो जाए, येलो हो जाए, नहीं येलो तो है, रेड येलो ब्लू, ऑरेंज हो गया, चलो यहाँ पे कोई और कलर ले लो। तो यहाँ अगर हो जाएगा तो अगर आपको इसमें से डिफाइन करने के दिया जाए कि इस 6 कलर में से प्राथमिक कलर को आप चुनिए, तो आप क्या देखेंगे, आप केवल देखेंगे कि ट्रायंगल सीधा कौन है, और जहां ट्रायंगल सीधा होगा वहां पे आपको प्राइमरी कलर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ नीचे। द्वितीय कलर क्या है, द्वितीय क्या सेकेंडरी कलर, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी होता है। आप लोग ड्राइंग किए होंगे जब छोटे रहे होंगे तो कलर बनाने का प्रयोग सब लोग किए होंगे। पीला प्लस नीला बराबर हरा होता है और पीला प्लस लाल बराबर ऑरेंज होता है। ठीक है, इस बुक में बहुत अच्छे से दिया, आप लोग धैर्य बनाए बैठे रहो। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है, हमें चीजें पढ़ते भी चलना है। ठीक है, अब ये हम लोग का इतना रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए बैठे रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो नहीं कोई कहेगा कि मैम 18 मिनट में 10 क्वेश्चन करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को पढ़ाते हुए चल रही हूँ, चीजें रिवाइज होते चल रही हैं। और अब जो भी चीजें हम लोग को पढ़ना है डीप पढ़ना है। ठीक है, 5 PM वाले क्लास में अब आपको मैं कोई भी टॉपिक लाऊंगी उसे मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगी। आप लोग 5 PM पे भी आकर के पढ़ना शुरू कर दे। उस वीडियो को आप लोग न जाने क्या बात है आप लोग देखते ही नहीं है। सुबह 10:40 वाले वीडियो में ही केवल आप लोग का इंटरेस्ट रह रहा है। तो केवल आप लोग को क्या PYQ ही करना है क्या? अगर केवल MCQ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शाम का 5 बजे वाला क्लास बंद कर सकती हूँ और उसके उसके जगह पे क्या फिर ये 10:40 वाला क्लास चलते रहेगा, एक सिंगल क्लास। मेरा भी थोड़ा भार कम हो जाएगा, मेरे पास भी आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से समय निकाल के आप लोगों के लिए चीजें करती रहती हूँ। खैर चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर दीजिए। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। मैंने पूरी टोटल पट्टी करा रखी है, जिनको ना पता हो वो जाकर के 5 बजे वाले प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लें। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा 10 मिनट सीरीज। ठीक है,
आप उसमें जाएं, उसमें बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने करा रखा है, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कितने पट्टी की जरूरत होगी? 1 बैंडेज की जरूरत होगी, 2 बैंडेज की जरूरत होगी, 3 बैंडेज की जरूरत होगी एंड 4 बैंडेज की जरूरत होगी। आप बता दो, आप कहोगे मैम जब सिर की पट्टी बांधी जाती है तो वहां पे 2 पट्टी की जरूरत होती है, यानी 2 बैंडेज की जरूरत होती है। इधर आ जाओ। लंबी पट्टियां प्रायः जालीदार सूती कपड़े मार्किन द्वारा बनाई जाती हैं। लंबी पट्टी सिर, उंगली, हाथ और पैर आदि पर बांधी जाती हैं। आप लोग देख लो, लंबी पट्टी का प्रयोग कहाँ होगा? सिर पर, उंगली पर, हाथ और पैर पे बांधी जाती है। सिर पर प्रायः 2 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। इधर बता दो आप लोग, यही क्वेश्चन में तो बवाल हो गया था। और इस क्वेश्चन में क्या बवाल हुआ था? इस क्वेश्चन लगभग सबका गलत हुआ था, बहुत कम लोगों का सही हुआ था। यह प्रश्न क्या है? ICMR और NIA ठीक 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई या निश्चित की गई। कितना मात्रा निश्चित किया गया था? तो आप कहोगे मैम 30 ग्राम ये निर्धारित किया गया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बवाल क्यों मचा था कि ये पहले जब RDA आया था तो उसमें 40 ग्राम को माना गया था। ठीक है, सारे लोग 40 करके आ गए, लेकिन बाद में फिर 2020 में ही रिवाइज्ड RDA आया था और वहां पे रिवाइज्ड होने की वजह से ये चीजें 30 कर दिया, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबका एक साथ बेड़िया चाल में चल करके सब लोग अपना गलत करवा लिए थे। ठीक है, तो सब लोग 40 ग्राम लगा करके आए थे, लेकिन क्या है 30 ग्राम पर डे व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति के थाली में कितना ग्राम फाइबर होना चाहिए? तो आप कहोगे मैम 2000 किलो कैलोरी में फाइबर की संख्या 30 ग्राम होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अगर 1000 किलो कैलोरी हो तो कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे मैम 30 है, हम 30 को 50-50 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, तो 1/2 करने में कितना हो जाएगा? 15 ग्राम हो जाएगा। आपको ये भी चीजें लेकर के चलनी है कि आपको कैलोरी जरूर देखना है कि 1000 में से पूछ रहा है कि 2000 में से पूछ रहा है कि 5000 में से पूछ रहा है। जैसा पूछेगा हम उस हिसाब से घटाते बढ़ाते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, आपको अपनी आंखें खोले रखनी है। ठीक है, अब इसका विस्तार क्या पढ़ोगे आप लोग हम बता ही दिए। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। 12 क्या है? टाइप ऑफ फैमिली रिसोर्सेस, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। आप कहोगे ऑप्शन ए ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मानवीय और मानवीय। नंबर सेकंड क्या है? ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल, लोचमय एवं आलोचमय। डी है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, पूर्ण एवं अपूर्ण। आप बता दो कि पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। क्या है पारिवारिक साधन के प्रकार? मानवीय एवं अमानवीय। क्या है? मानवीय एवं अमानवीय। मानवीय क्या होगा? आप कहोगे मैम जो हमारे ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये सारी चीजें क्या है? मानवीय हो गई। और अमानवीय क्या है? मोबाइल हो गया, किताब हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जो भी चीजें हमारे गिर्द गिर्द देख रही है, कापी है, पेन है, ये सब क्या हो गया? अमानवीय होता है। ठीक, इधर देख लो आप लोग, वर्गीकरण भी किया गया है। ग्रास एवं क्रैंडल ने साधन को मानवीय तथा अमानवीय साधनों के रूप में वर्गीकृत किए हैं। किसने किया? तो ग्रास एवं क्रैंडल ने किया। इन्होंने समय को मानवीय माना तथा निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय और मानवीय समूह में वर्गीकृत किया। इन्होंने समय को अमानवीय माना। अब इधर आ जाओ आप लोग, हमने कैसे याद करने का ट्रिक बताया था कि समय को किसने मानवीय माना है, मानवीय तथा अमानवीय साधन में, और इन्होंने समय को क्या माना? मानवीय माना। किसने माना? ग्रास एवं क्रैंडल ने। मेरा एक ट्रिक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, पुराने बच्चे इस ट्रिक को जानते हैं, नए बच्चों के लिए ट्रिक है। क्या है? ग्रास मतलब क्या होगा? घास होगा। ग्रास मतलब क्या होगा मैम? घास होता है।
और क्रैंडल का मतलब हम कैंडल लेंगे, यानी जो मोमबत्ती होती है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। ग्रास का मतलब क्या है मैम, घास हो गया। और क्रैंडल का मतलब क्या है, कैंडल हो गया। और हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव हैं। हम लोग क्या है, मानव हैं। क्या है, हम लोग मानव हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, समय है। अब आप ट्रिक सुनिएगा मैम, हम लोग मानव हैं, हम लोग अपने घास को, ठीक है। लाइट नहीं आपके यहाँ आ रही है, क्या है, आपके वहां लाइट नहीं आ रही है। तो आपने कहा मैम हमारे यहाँ घास बहुत बड़ी हो गई है। हमने कहा अरे हम लोग मानव हैं, क्या है, हम लोग मानव हैं। कि हम लोग कौन है, हम लोग मानव हैं। अपने घास को कैंडल जला करके समय से काट लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग मानव हैं और हम लोग अपने घास को क्या करेंगे, हम लोग अपने घास को कैंडल जला करके समय से काट लेंगे। एक बार फिर से आप लोग बताइए। आप लोग कहोगे मैम हमारे खेत में घास है लेकिन लाइट नहीं आ रही है और उसे काटना रात को ही है। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग मानव हैं, हम लोगों के पास दिमाग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोमबत्ती जला करके, यानी कैंडल जला करके हम लोग क्या करेंगे, समय से अपने घास को काट लेंगे, ठीक है। किससे, समय से। ये जरूर ध्यान रखिएगा, किससे काट लेंगे, समय से काट लेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। अब इधर आओ आप लोग। निखिल एवं डार्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय समूहों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय को अमानवीय माना है। तो जब हम लोगों ने मानवीय याद कर लिया तो अमानवीय तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कह दो जी मैम। साधनों का वर्गीकरण क्या है, मानवीय साधन क्या क्या होता है और अमानवीय साधन, ठीक है। दो में टाइम को वर्गीकृत किया गया साधनों को। आप लोग बता दें, समय हो गया, शक्ति हो गया, रुचियां हो गई, कौशल हो गया, ज्ञान हो गया, अभिवृत्तियां हो गई, जिन्हें छुआ ना जा सके, जो टचेबल ना हो, जो अनटचेबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम मानवीय साधन कहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, बहुत ही अच्छी कला है कि हम आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझा देते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक बना देते हैं। तो क्या आप इसे छू पाओगे, आप कहोगे नहीं मैम, हम आपके ज्ञान को, रुचि को हम नहीं छू पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, आप लोगों के अंदर बहुत ही अच्छे से ज्ञान भरा हुआ है, तो क्या मैं उसे छू पाऊंगी, ना मैं छू पाऊंगी ना आप छू पाओगे। लेकिन जो अमानवीय साधन है, जैसे पुस्तक हो गया, धन हो गया, उद्यान हो गया, उद्यान बाग हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अमानवीय होती हैं। इन्हें छुआ जा सकता है, ठीक है, ये टचेबल होती है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। वेन फ्लोट्स आर मेड ऑफ वार्प यार्न इट इज, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाएगा सैटीन वीव। आप लोग यहाँ पे साटीन और साटीन को जरूर देखिएगा, हिंदी में देखो दोनों एक जैसे लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वाला टर्म देखो आप लोग, यहाँ डबल ई है और यहाँ आई है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इंग्लिश वाला देख करके आंसर करना होगा, ठीक है। तो आप कहोगे मैम, अभी मैं आपको यहाँ भी ट्रिक बताऊंगी। आप कहोगे मैम SATIN, ठीक, क्या है, साटीन है। और SATEEN, ठीक है। अब यहाँ आप देख लो, ये क्या है, आई लिखा हुआ है। आई कैसे लिखे हम, लंबाई में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इस तरीके से मैंने आई लिखा ना। आप कहोगे जी मैम आपने ऐसे लिखा है, तो ऐसे जो लाइन खींची जाती है इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए। आप कहोगे मैम इसे ताना कहते हैं, यानी इसे वार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, WARP, इसे वार्प कहेंगे। और आप, हमने डबल ई लिखा, तो डबल ई लिखने में कितना जगह लिया, आप कहोगे मैं आई में कम लिया, डबल ई में ज्यादा। तो ये जो इस तरीके से लाइन हो गई, यानी लाइन जगह ज्यादा घेरा, तो आप कहोगे मैम इस तरीके की चीजें होती हैं, बाना होती हैं, यानी वेफ्ट होती हैं। क्या होती हैं, वेफ्ट होती है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम ये जो सैटीन है ये क्या है, तानामुखी होता है। और जो साटीन है ये क्या है, बानामुखी होता है। आई थिंक अब आप लोग कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें, क्या होगा, आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या है, तानामुखी होता है। जब यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए, वार्प पढ़ लिए, और मैंने आपको सीधे बता दिया वार्प एंड वेफ्ट, तो आपका सीधे आंसर किस पे जाएगा मैम, जो तानामुखी होगा। अब आप लोग इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ खत्म है। 14 का आंसर करें, पहले इसका आप लोग विस्तार देख लें, क्योंकि हम लोग को लाइन छू करके नहीं जाना, ठीक है, रेस नहीं हो रहा है।
कि कौन जल्दी जाएगा लाइन छू करके आएगा। हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये जितनी भी चीजें विस्तार से दी हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक नंबर हम लोग को दे करके जाती हैं, ठीक है। जब फ्लूट वार प्यार से बनता है तो साटीन बुनाई बुनाई कहलाती है। सेटीन बुनाई वह बुनाई है जिसमें ताने का सूत्र चार भराव के सूत्रों के ऊपर से तैरता, यानी फ्लोट्स हुआ पूर्वटवन पांचवें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। साथ ही बढ़ते क्रम में यह दाएं एवं बाएं ओर के दो ताने के सूत्र को छोड़कर गूंथा जाता है। सेटीन बुनाई तीसरी आधार बुनाई है जो कि सामान्य करघे पर बनाई जाती है, और इस बुनाई से बने वस्त्र सेटीन और साटीन कहलाते हैं, अर्थात विकल्प ए सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर देख करके करिएगा। यहाँ आप बता दीजिए कि मैम शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पे की जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरी 100 बेबीज बोर्न, यानी जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पे। ऑप्शन बी बेस्ड ऑन एवरी 1000 बेबीज बोर्न, यानी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पे। नंबर सी है, क्या है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेंटिक ऑफ वेरियस डिजीज, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पे। नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन डी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ नंबर, यानी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पे। आपको मैं बता दूं, जहां भी शिशु मृत्यु दर की गणना की जाएगी वहां पे गणना कैसे की जाती है, 1000 जन्म लेने वाले बच्चे पे कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, यानी कितने इन्फेंट की डेथ हो जा रही है, और कितने पे काउंट होती है, 1000 पे हमेशा काउंट होती है। ये आपको 1000 लेके चलना है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ, यानी निर्जलीकरण से हुआ। 1990 के दशक के अंत तक निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु शिशु मृत्यु की दूसरी सबसे आम वजह थी। वर्तमान में सबसे आम कारण निमोनिया है। वर्तमान वाली भी चीजें आपको लेकर के चलना है कि अगर प्रश्न बन जाए कि शिशु मृत्यु दर का वर्तमान समय में क्या कारण है, तो आप आंसर लगा करके आएंगे कि मैम आज प्रेजेंट टाइम में शिशुओं की मृत्यु हो रही है निमोनिया की वजह से हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आप लोग को विस्तार से पढ़ना है, हम लोग को लाइन छू करके नहीं जाना है, ठीक है। द रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 2000। आप अपना आंसर करते 15 का क्या होगा, आप कहेंगे मैम 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1977। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, 7 नहीं 15 का आंसर करें, पता नहीं कहां मुझे 7, अच्छा ये 7, ये देखिए। भारत सरकार ने सन 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जिसे रूरल हेल्थ स्कीम कहा जाता है, का शुभारंभ किया था, ठीक। राष्ट्रीय विकास मिशन, जिसे एनएचएम कहते हैं, में 2 उप मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे एनआरएचएम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनआरएचएम, क्या होगा, मिशन रूरल हेल्थ मिशन, नहीं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या कहेंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसे क्या कहेंगे, एनयूएचएम, यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। मैं हमेशा कहती हूँ जहां पे शहरी होगा वहां पे अर्बन होता है, जहां पे ग्रामीण होता है वहां पे रूरल होता है। शब्दों को भी पकड़ करके आप लोग आंसर करना सीखें। मैं हमेशा आप लोग को टर्मिनोलॉजी बताया करती हूँ, ठीक है, कि जहां जहां लैक्टो होगा वहां वहां मिल्क होगा, जहां जहां कार्डियो होगा वहां वहां क्या होगा, हार्ट होगा, जहां जहां ऑस्टियो होगा वहां वहां क्या होगा, बोन होगा, जहां जहां हिपैट होगा वहां वहां लीवर होगा। ये सब क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, ठीक है।
जो आप लोग को पकड़ करके लेकर के चलना होता है। आप यहाँ आ जाओ तो आप कहोगे मैम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे एनआरएचएम कहा जाता है, तो एनआरएचएम का शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इसके तहत जिला अस्पताल स्तर तक सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों में इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों में सुधार, मानव संसाधनों का संवर्धन, सेवा में वृद्धि और जिला स्तर तक कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण, संदर्भ विशिष्ट आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर और अंतर क्षेत्रीय अभिसरण में सुधार और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण स्तर सेवाओं में अंतर को कम करना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आप लोग 16 का आंसर करें। आप लोग देख लो यहाँ पे टीजीटी होम साइंस 21 ही है। ठीक है, 16 का आंसर करें। वेन डिड उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट, यानी उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 4 दिसंबर 2007 को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 2005 को। इधर आ जाओ आप लोग, आंसर इसका देखो गायब हुआ है। ठीक है, 12 दिसंबर 2008 को। क्वेश्चन नंबर डी 12 दिसंबर 2006 को। अब यहाँ पे देख लो, इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए रसोई घर जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो ये आंसर क्या है? कंफ्यूजन में चला गया था, इस पे सबको बोनस मिला था। ठीक है, यानी बोनस नंबर। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? परिस्थिति विश्लेषण, सिचुएशनल एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ डैश 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 मेथड, यानी कह रहा परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए बायोग्राफिकल मेथड, यानी चरित्र लेखन विधि। ऑप्शन बी इनफॉर्मल एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफिकल मेथड, यानी आत्मचरित्र लेखन विधि। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर करें। 17 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। आप अपना 18 का आंसर करें। अल्पना इज फ्रॉम, आज मैंने यही सुबह, आज नहीं 2-3 दिन पहले, ठीक, आज तो मैंने टाइप किया था शायद, नहीं 2 या 3 दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि अल्पना इज फ्रॉम, यानी अल्पना कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी राजस्थान से, ऑप्शन डी बिहार से। तो आप कहोगे मैम बिहार का कांथा है, राजस्थान का बांधनी है, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी है, एक ऑप्शन बचता है बंगाल, बंगाल का क्या है? अल्पना है। ठीक है, इधर आ जाओ। अल्पना क्या है? यह मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर चावल और आटों से बनाई जाती है, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसे चौक पूर्णा कहा जाता है। कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनती है, ये मैंने देखा है। कैसे बनता है? ऐसे चावल से, या क्या कह रहा है, आटे से गिरा गिरा करके ऐसे डिजाइन बनाई जाती है। ये कब होता है? जब कथा वगैरह होता है तो वहां पे ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चौक पूर्णा कहते हैं अपने यहाँ की भाषा में। आप क्या क्या कहते हैं इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या कहते हैं आप। क्या मेरे यहाँ इसे चौक पूर्णा कहते हैं। ठीक है, मेरे गांव में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? मैंने स्त्री प्रजनन अंग और मेल प्रजनन अंग मैंने सबको करा रखा। आंतरिक कौन कौन से होते हैं, बाह्य कौन कौन से होते हैं, उससे बेहतर आप लोग को कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है
कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्रेगनेंसी, इस तरीके की करके मैंने वीडियो बनाया है। उसमें 6 या 7 वीडियो होगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप जा करके सब देख लो। सिंगल भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा उससे, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो क्या नहीं है, आप कहोगे मैम नंबर ए, ऑप्शन ए वॉस डिफरेंस, ऑप्शन बी डिम्ब ग्रंथियां यानी ओवरीज, ऑप्शन सी यूटेरस यानी गर्भाशय, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। ये जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग को इसको इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी देखना चाहिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है। आप कहोगे मैम आप आंसर तो दिखा दी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉस डिफरेंस। ये किस में पाया जाता है, तो ये मेल में होता है, ठीक है। ये किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो आप कहोगे मैम ये मेल का होता है। यहाँ देखो कितने अच्छे से दिया है, नए जीव के निर्माण और विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। प्रजनन तंत्र जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आंतरिक अंग होगा, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, और एक बाह्य अंग होगा। अब इसमें दोनों में क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। आंतरिक अंग है अंडाशय यानी डिम्ड ग्रंथि होगा, जिसे ओवेरी कहेंगे। ऑप्शन बी नंबर 2 क्या है, अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। थर्ड नंबर क्या है, गर्भाशय, जिसे यूटेरस कहते हैं। 4 नंबर क्या है, योनि, जिसे वेजाइना कहते हैं। अब बाह्य अंग क्या है, मॉन्स प्यूबिक है, लोबिया मेजोरा है, पेरिनियम है, फिर क्या है लोबिया माइनोरा है या लेबिया माइनोरा, फिर क्या है क्लीटोरिस है या क्लीटोरिस है। 6 पे क्या है, वेस्टिब्यूल है। 7 पे क्या है, योनि का वाह्य छिद्र है। 8 पे क्या है, मूत्र मार्ग का वाह्य छिद्र है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ। हाँ, अब आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कहीं नोट करके रख दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। बहुत डिफरेंस स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, मैं जितना भी पीवाईक्यू है क्या इस तरीके से कंटिन्यू करा सकती हूँ। आपका आदेश हो तो आप लोग मुझे आदेशित करें, ठीक है। आप लोगों के आदेश से ही मैं चलती हूँ। आप लोग का आदेश होगा कि मैम कंटिन्यू करिए तो कंटिन्यू होगा, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि क्लास आता आपके लिए ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है। विनियोग का मतलब होता है सेविंग, क्या होता है। हिंदी में आप लोग देखोगे तो विनियोग का मतलब नहीं समझ पाओगे, लेकिन इंग्लिश में देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का क्या नहीं साधन है। तो आप कहोगे मैम लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, जिसे LIC कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी अल्पकालीन विनियोग। वॉलेट, जिसे बटुआ कहेंगे। ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिन्हें दीर्घकालिक विनियोग कहेंगे। तो आप कहोगे मैम बटुआ जैसा वॉलेट जैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तीनों चीजें होंगी, यानी आंसर हो जाएगा सी। जब व्यक्ति अपना उपभोग स्थगित करता है और इससे धन की बचत करता है, और जब यह धन बैंक में जमा किया जाता है, या इससे किसी प्रतिष्ठान के अंश खरीदे जाते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीद रहे हैं कि हम थोड़ा सा एप्पल का शेयर ले ले, थोड़ा सा ये ले ले, ये सारी चीजें क्या है, ये शेयर खरीदे जा रहे हैं, इसे धन का विनियोग कहा जाता है। विनियोग 3 रूपों में किया जाता है। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 2 शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस, नंबर 3 लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। बटुआ विनियोग का साधन नहीं माना जाता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दें, हम लोग 30 क्वेश्चन तक हो सकता है कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दें, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप आंसर करें कि किसका प्रयोग किया जाता है, कोई एक ही सही होगा। आप कहोगे मैम 21 का आंसर हो जाएगा, आप बता दो क्या आंसर होगा 21 का। तो 21 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आप कहोगे मैम 21 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 21 का आंसर होगा सी, यानी कास्टिक सोडा हो जाएगा। क्या होगा,
कास्टिक सोडा हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर करें। एक सेकेंड, ट्वेंटी टू का आंसर कर दें, क्या होगा? अच्छा, पहले इसको विस्तार से पढ़ाते हैं। मर्सराइजिंग बहुत अच्छे से दिया, ठीक है। मर्सराइजिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार एवं कांति युक्त बनाया जाता है। अधिकतर यह परिसज्जा सूती धागों एवं वस्त्रों पर की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्सर ने किया था। आप लोग यहाँ पे देख लो, किसने किया? इंग्लैंड के निवासी थे, उनका नाम क्या था? जॉन मॉर्सर था। कब किया? 1844 में। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम मर्सराइजिंग रखा गया। ठीक है, इनके मार्सर के नाम पे क्या है? मर्सराइजिंग रखा गया। लीलन के वस्त्रों पर भी यह परिसज्जा सफलतापूर्वक की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज्ड करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे इसकी ऐंठन कम हो जाती है और धागे की चमक बढ़ जाती है। अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिए। कंपल्सरी सेविंग इज एग्जाम्पल ऑफ, अनिवार्य बचत का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है जो अनिवार्य बचत का है? आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम जीपीएफ होगा, जिसे सामान्य भविष्य निधि कहेंगे, यानी जनरल प्रोविडेंट फंड कहेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बैंक डिपॉजिट होगा, जिसे बैंक जमा कहेंगे। नंबर सी एलआईसी होगा। नंबर डी पीपीएफ होगा। आप बताते क्या होगा? इसका पी का मतलब क्या होगा? बाकी प्रोविडेंट फंड होगा। ये आप लोग बताइएगा पी का मतलब क्या होगा। अच्छा, इसका आंसर तो बताने, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा? जीपीएफ होगा। हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। सामान्य भविष्य निधि, जिसे जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, यानी जीपीएफ, यह एक अनिवार्य बचत योजना है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए यह एक अनिवार्य बचत योजना है। इन्हें अपनी सेवा का प्रथम वर्ष पूरा होने के उपरांत भविष्य निधि योजना का सदस्य अनिवार्य रूप से बनना पड़ता है। इसमें जमा की जाने वाली राशि कर्मचारी के वेतन से सीधे ही काट ली जाती है। उन्हें बचत करने के लिए बहुत अधिक भार नहीं उठाना पड़ता। अतः विकल्प ए सही होता है। हम लोगों की भी सैलरी से क्या है, हर महीने ये पैसा काट लिया जाता है। ठीक है, हम लोग चाहें या ना चाहें वो काट पीट करके ही मिलता है। कहते हैं ना, कट कटा करके इतना पैसा मुझे मिलता है। ठीक है, तो वहीं से कट जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ था। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? डेट तो आप लोग को रट चुका होगा कि मैम 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, सन बता दीजिए। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1954। आप अपना आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आप लोग बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 1945 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है कि कहाँ पे हम लोग 1948 सही करते हैं और कहाँ पे हम लोग 45 करते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक एजेंसी है। ये संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या हो गया मैम? जिसे हम शॉर्टकट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, की एक विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। यूं तो इस संगठन का जन्म अप्रैल 1945 को ही हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप लोग समझे? इससे जुड़ा हुआ 45 भी है और इसी से जुड़ा हुआ 1948 भी है। तो विधिवत रूप से अगर स्थापना हुआ तो कब हुआ?
1948 को। और इसका गठन कब हो गया था? तो आप कहोगे मैम गठन हो गया था कि चलो डब्ल्यूएचओ नामक कोई संस्था रहेगी, ये सारी चीजें कब कर लिया गया था? तो 1945 को कर लिया गया था। ठीक है। इसका प्रधान कार्यालय जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगर स्विट्जरलैंड भी पूछे कहाँ पे है तो यूरोप में है। ठीक है। चूंकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अतः विकल्प बी सही होगा। मैं ये हर प्रैक्टिस में आप लोग को बताती रहती हूँ कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। ठीक है। इधर आ जाओ। 24 का आंसर आप कर दें। 24 का आंसर क्या होगा? निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है। क्या है मानवीय साधन? ऑप्शन ए टाइम एनर्जी मनी, समय शक्ति और धन। ऑप्शन बी स्किल नॉलेज एंड एनर्जी, कुशलताएं ज्ञान एवं शक्ति। ऑप्शन सी एनर्जी टाइम कम्युनिटी सर्विस, यानी शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर कर दें कि मैम मानवीय संसाधन की बात कर रहा है, वो भी निखिल एवं डार्सी के अनुसार। तो कौन है? ग्रास एवं क्रैंडल तो नहीं ना है? तो आप कहोगे नहीं मैम, तो समय को ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या माना था? मानवी माना है। ठीक। तो इन्होंने तो नहीं मानवी माना है। तो आप कहोगे मैम इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। हम लोग केवल एक चीज जान रहे थे समय को, और जहां हम लोगों ने समय को कोरिलेट कर दिया वहां हमारा आंसर तुरंत निकल करके आ गया। आप इस बात पे ये तो कह सकते हो कि मैम वाकई आपका ट्रिक काम किया है कि जब हम लोग समय को छांट लिए। भाई जब हम लोग घास काटने गए थे, कब गए थे? अपने समय से ही हम लोगों ने घास को काट लिया था ना। समय निकल जाने के बाद घास काटने का क्या मतलब था? आप कहोगे नहीं मैम, समय से हम लोग कैंडल जला करके क्या किए थे? घास काट लिए थे। ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं आपको भूलेगा किसने समय कहा, किसने क्या कहा। सारी कथाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हम लोग अपना आंसर सही करके चले आएंगे। विस्तार से पढ़ लो आप लोग। निकिल एवं डार्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय नॉन ह्यूमन समूहों में वर्गीकृत किया है। मेरा जबान पक गया है ना, सही से बोल नहीं पा रहा है। किंतु इन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। इनके अनुसार साधन इस प्रकार है। मानवीय साधन क्या है? योग्यताएं, कौशल, अभिवृत्तियां, शक्ति, ज्ञान एंड कुशलताएं। अमानवीय साधन क्या है? समय है, धन है एंड वस्तुएं हैं। ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का आंसर करें। 25 का क्या आंसर हो जाएगा? बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन ए प्ले, जिसे खेल कहते हैं। ऑप्शन बी ईटिंग, जिसे खाना कहते हैं। ऑप्शन सी स्क्रीमिंग, जिसे चिल्लाना कहते हैं। ऑप्शन डी टॉकिंग यानी सप्लीमेंट्स, जिसे अनुपूरक लेना कहते हैं। आप अपना बता दे क्या होगा 25 का आंसर? आप कहोगे मैम 25 का ए होगा, यानी खेल होगा। खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। किंतु अभिभावकों की खेल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एवं क्रियाकलाप ने पूरी तरह प्रभावित किया है। अतः यह अनिवार्य है कि शिक्षक और माता पिता खेल के महत्व को समझे। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है। यानी बच्चों को हमें खेलने के लिए पूरी छूट देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करते हैं। क्या होगा? आप लोग कहोगे मैम आप तो करती 25 ही रहने देते हैं। नहीं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा 30 तक कर लेते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, पारंपरिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? व्यक्तिगत पूछ रहा है, क्या है? व्यक्तिगत संपर्क। आप यहीं से आंसर निकाल लीजिएगा। ऑप्शन ए ऑफिशियल कॉल्स पे, यानी कार्यालय में भेंट करके। ऑप्शन बी फार्म एंड होम विजिट, यानी फार्म एंड घर पे भेंट करके। ऑप्शन सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन से। ऑप्शन डी समूह चर्चा का आयोजन करके। आप बता दो क्या सही होगा? आप कहेंगे मैम 26 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा?
26 का आंसर हो जाएगा क्या, फार्म एवं घर पर भेंट करके हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क से हम मैत्री भाव बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग देख लेते हैं क्या विस्तार से दिया है। विस्तार से तो बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। प्रसार एवं संचार संपर्क विधियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, व्यक्तिगत संपर्क विधियां, समूह संपर्क विधियां और विराट जनसंपर्क विधि। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क में क्या क्या आएगा, जब प्रसार कार्यकर्ता अथवा कोई भी व्यक्ति प्रसार कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से उसके घर कार्यस्थल पर जाकर मिलता है। समूह संपर्क विधि क्या है, जब 2 या 2 से अधिक विधियों से संपर्क किया जाता है तो उसे समूह संपर्क कहते हैं। सामान्यतः या सामान्य समूह में 2 से लेकर 30 लोगों तक उपस्थित रहते, यानी 2 व्यक्ति से लेकर के 30 तक लोग समूह में रहेंगे। विराट जनसंपर्क क्या है, जब कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है तो उसे विराट जनसंपर्क कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर क्या है, उल्टा टाका जिसे रिवर्स स्टिच आल्सो नोन एज, यानी उल्टा टाका किसे कहते हैं। ऑप्शन ए पर्ल स्टिच को, ऑप्शन बी मिस स्टिच को, ऑप्शन सी टक स्टिच को, ऑप्शन डी जर्सी स्टिच को। आप बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम 27 का पर्ल टाका, इसे ही हम उल्टा टाका भी कहते हैं। इधर आ जाओ आप लोग, इस बुक की ये विशेषता है जो बहुत ही विस्तार से चीजें दिया हुआ है। उल्टे फंदे की बुनाई को पर्ल बुनाई भी कहते हैं। इस रचना द्वारा भी वस्त्र बुने जाते हैं। उल्टे फंदे में खिंचाव अधिक होता है, इस कारण बच्चों के मोजे, स्वेटर, शॉल आदि इसी बुनाई से बुने जाते हैं। इसमें दोनों ओर फेस साइड एंड बैक साइड से उल्टा फंदा लेकर बुना जाता है। इस रचना को हाथ से बुनकर सहज ही अवलोकन किया जा सकता है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है। व्हीट बॉर्न इज फाउंड इन लेयर ऑफ, ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी इंडोस्पर्म, ऑप्शन सी एम्ब्रायो, ऑप्शन डी पेरिकार। ये सब क्या है, ये सब गेहूं के लेयर होते हैं, यानी गेहूं के परत हैं। कौन कौन से परत में क्या क्या होता है आप यहाँ पे देख लो। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा गेहूं का चोकर जो होता है पेरिकार्प वाले उसमें हो जाता है। अंदर की जो चीजें होती हैं इंडोस्पर्म और एपिडर्मिस होती हैं। ठीक है, गेहूं का चोकर उसके पेरिकार्प स्तर में होता है, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। फॉर्मल टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन इज, ऑप्शन ए प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन बी साइक्लोग्राफ, ऑप्शन सी ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन डी पाथवे चार्ट। अगर आज यहाँ आपको एलिमिनेशन करना हो तो चार्ट वाली 4 जगह आती हैं, इनको आप अलग कर दोगे और ये चीजें आपका आंसर निकल के आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग मेरे साथ रह करके अब ये चीजें सीख चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। तो चार्ट देख करके आप बिना पढ़े खटाक से आंसर सही कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ना है, ये नहीं कि मैम ने कहा पढ़ना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे विस्तार से पढ़ो। कार्य सरलीकरण क्या है, किसी भी कार्य को करने के उस विधि को जिसमें समय एवं शक्ति की बचत हो तथा कार्य की गति समान हो तो उसे हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण की तकनीक कौन कौन से हैं, औपचारिक टेक्निक्स है जिन्हें फॉर्मल टेक्निक कहते हैं। पेन पेंसिल तकनीक है जिसे पेन पेंसिल टेक्निक कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं मौका दूंगी, पहले आप पढ़ लो। औपचारिक तकनीक क्या है, फॉर्मल टेक्निक्स साइक्लोग्राफ, इसमें रोशनी बल्ब कंधे से हाथ की गति तक होती है। माइक्रो मोशन, इसमें छोटे छोटे स्टेप उपकरण होते हैं। स्टॉप वॉच जिसे TMU कहते हैं, टाइम मेजरमेंट यूनिट, टाइम वॉच क्या क्या है, 0.036 सेकेंड, ये भी इस पेपर में आया हुआ है। अब इधर आ जाओ, पेन पेंसिल टेक्निक क्या है, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट,
पाथवे चार्ट एंड मल्टीमैन चार्ट। मैंने यही कहा ना कि चारों में चार्ट होगा और आप चार्ट देख करके एलिमिनेट कर लेंगे, और मैंने यही विधि लगाया और क्वेश्चन को सही कर दिया। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 30 एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐसे 30-30 करके देख लेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रहिए, हम लोग कुछ सीखने आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाइन छूने नहीं आ रहे हैं। निम्न विषयों में से कौन सा विषय निद्राकारी है, मैंने ये भी करा रखा है। कहाँ? 5 बजे वाले ही वीडियो में मैंने करा रखा है। ऑप्शन ए है अफीम होगा, ऑप्शन बी है शराब यानी लीकर होगा, ऑप्शन सी है क्या होगा, गांजा होगा जिसे हैहीज कहा जा रहा है, ऑप्शन डी भांग होगा जिसे कैनाइबिस कहा जा रहा है। आप अपना आंसर दे दें कि निद्राकारी विष क्या होगा। आप कहोगे मैम हम लोग ये भी पढ़ेंगे, तो जी हाँ, हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ता है। अफीम जो होगा निद्राकारी है। निम्न विषयों में अफीम निद्राकारी विष है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग पढ़ लीजिए क्या है। इसको क्या पढ़ेंगे? लय, इसको चौ पढ़ेंगे, ठीक नहीं, चौ की कौ पढ़ेंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ बोल पा रही हूँ, जबान मेरी नहीं टूट रही है। लैचारेमा है कि लैकारेमा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के लैक्टिस को सुखाकर, लैक्टिस यानी जो गोंद दूध निकलता है, वो सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। अफीम में 12% मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन एक प्रकार का मादक पदार्थ या ड्रग्स बनाया जाता है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। फिलहाल आप लोग का ये टेस्ट सीरीज मैं यही खत्म करूंगी। 31 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या आप लोग का रिस्पॉन्स है, क्या है, आप लोग चीजें जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मैम कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्वेश्चन कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें।